नमस्कार। आज हम लोगों का टॉपिक होगा जॉन लॉक। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किस प्रकार किया, सामाजिक समझौते के उपरांत राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं, प्राकृतिक अधिकारों का प्रभाव कहाँ पड़ा, राजनीतिक अधिकारों की बात करता है, अंतिम शक्ति जनता के पास की बात करता है। लॉक के जो प्राकृतिक अधिकार हैं उसका प्रभाव अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र पर पड़ा। ये भी कई बार सवाल पूछे गए हैं। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किस प्रकार करता है, क्या कमियां थी, क्यों प्राकृतिक अवस्था लोग छोड़ते हैं, जिसे सामाजिक समझौता करते हैं, राज्य की उत्पत्ति होती है। उन समस्त पहलुओं पर हम लोग अध्ययन करेंगे। हालांकि ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, मेन टॉपिक मैं बता दे रहा हूं। बाकी जो मेरी किताब आती है आप वो लोग वहां से देख लीजिएगा। हम लोग क्रम वाइज देखते हैं। ये भी हॉब्स की तरह ब्रिटेन में ही पैदा हुआ था, 30 से अधिक किताबें लिखा, लेकिन इसकी जो फेमस हुई पुस्तक वो दो हुई खास करके। पहली का नाम बोला जाता है शासन पर दो लेख, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, और दूसरी जो फेमस होती है सहिष्णुता पर निबंध। तो सबसे ज्यादा टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट यानी शासन पर दो लेख यही फेमस होती है। उसने दिखाया है कि मानव स्वभाव संबंधी क्या विचारधारा होती है। अगर हम लोग मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा देखें तो हॉब्स से तुलना करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। हॉब्स ने हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा भी था। हॉब्स जो प्राकृतिक अवस्था है उस समय का वर्णन करता है कि मनुष्य बहुत बैड था। प्राकृतिक अवस्था में लोग वेरी बैड थे, बहुत लोग बुरे थे, जंगली जानवर की तरह थे, हमेशा लड़ाई किया करते थे, मार झगड़ा, स्वार्थी थे, एक नंबर के स्वार्थी थे, दुष्ट प्रकृति के थे। इस प्रकार का वर्णन करता है। और जिससे सबसे बड़ा समस्या उन लोग जो बना था, मृत्यु का भय बना था, जिससे छुटकारा पाने के लिए लोगों ने सामाजिक समझौता किया। असामाजिक समझौता को उपरांत राज्य की उत्पत्ति होती है। अगर हम लोग लॉक में आते हैं तो लॉक कैसा प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है, ठीक अपोजिट। किसके अपोजिट? हॉब्स के। हॉब्स कहता प्राकृतिक अवस्था में लोग बहुत बुरे थे, लॉक कहता प्राकृतिक अवस्था में लोग बहुत अच्छे थे, वेरी गुड, यानी बहुत अच्छे लोग थे, सहयोगी थे, परोपकारी थे, दयालु थे, कृपालु थे, कोई एक दूसरे से नफरत नहीं करते थे, ऐसा उनका व्यवहार था। कहते हैं कि तुम दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम दूसरों से चाहते हो। देखिए कितनी बढ़िया लाइन लॉक बोलता है कि उस समय का कैसे लोग थे, ऐसे ही थे कि जैसे तुम दूसरों व्यवहार चाहते हो वही व्यवहार तुम दूसरों के साथ करो। आज भी विश्व में ये कायम हो जाए कि जो हम दूसरों से व्यवहार चाहते हैं और वही व्यवहार हम दूसरों के साथ करें तो वसुधैव कुटुंबकम स्थापित हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी लाइन इसने बताया है। कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार भी थे। ये कई बार सवाल पूछे गए हैं। प्राकृतिक अधिकार की बात करता है और प्राकृतिक अधिकार वो तीन की बात करता है। क्या? जीवन, स्वतंत्रता और तीसरी है संपत्ति। और याद रखें कि यहां भी सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक अधिकार कितने बतलाया है? 3 बतलाया है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको मानता है? संपत्ति को मानता है। ये भी सवाल कई बार पूछे गए हैं। संपत्ति के विषय में पूंजीवादी हो जाता है ये, यानी पूंजीवाद का प्रभाव विश्व पर जो पड़ा है वो लॉक के विचारों से है। अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था है, वो भी यहां पर स्वीकार करता है जो प्राकृतिक अधिकार है, वो तो लॉक से और आगे बढ़ जाता है। वो जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुभूत की तरफ चला जाता है। ये लॉक के विचारों से प्रभावित था और उसको प्लस कर देता, सुखानुभूत।
और अमेरिका में देखेंगे सबसे ज्यादा महत्व सुखानुभूति को दिया जाता है, संपत्ति को दिया जाता है। लाख कहता है श्रम पर अर्जित कैसे होंगे प्राकृतिक अवस्था में? श्रम द्वारा। कैसे श्रम द्वारा? जैसे प्राकृतिक वृक्ष है, फल लगे हुए, जो व्यक्ति तोड़ लेगा उसका हो जाएगा, श्रम मिला दिया उसका हो गया। पूंजीवाद को संकेत देता, श्रम को, श्रमवाद को संकेत करता, जो मेहनत करेगा। आज भी देखिए बस खड़ी होती है रोडवेज पर, सीटें सबकी है, जो पहले जा करके अपना कोई गमछा रख दिया, रुमाल रख दिया, सामान रख दिया, कुछ लोग अपने बच्चे को रख देते हैं, तो वो सीट उसकी हो जाती है उतने समय के लिए जब तक वो रखा हुआ है। तो इसी प्रकार से कहता है कि संपत्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो चीजें हैं। तो जीवन स्वतंत्रता और सुखानुभूति आज भी देखेंगे, जब तक संपत्ति नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं, जीवन का कोई मतलब ही नहीं। यानी जीवन और स्वतंत्रता का आधार क्या है? वो संपत्ति है। आपको कई बार लगता होगा कि नहीं संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं, जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसके पास संपत्ति नहीं है वो जानता है संपत्ति की वैल्यू, क्योंकि जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? संपत्ति है। स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब संपत्ति होगी। आज पूरे विश्व में इसको माना भी जा रहा है, इसी पर कार्य हो रहा है, इसी पर देश अग्रसर हो रहे हैं, पूंजीवाद तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ कमियां भी है, देखा जाएगा, इस प्रकार से वर्णन करता है। अगर हम देखते हैं प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी, सब कुछ अच्छे होते हुए, वेरी गुड होते हुए, लोग सहयोगी थे, दयालु थे, कृपालु थे, सब कुछ थे, लेकिन कुछ दिक्कत जरूर थी प्राकृतिक अवस्था में। तभी तो प्राकृतिक अवस्था को लोग छोड़कर सिविल सोसाइटी में प्रवेश करते हैं सामाजिक समझौते द्वारा। तो क्या दिक्कतें थी? लाख कहता है कि कुछ असुविधाएं थी, बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं थी। हाब्स क्या कहता? बहुत ज्यादा दिक्कत थी। लाख कहता नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, कुछ असुविधाएं थी। क्या कुछ असुविधाएं थी? जैसे सुनियोजित कोई नियम नहीं था, सर्वमान्य कोई नियम नहीं था, निष्पक्ष कोई न्यायपालिका नहीं थी, निर्णयों कार्यान्वित करने वाली नीतियों को जो लागू किया जाएगा ऐसी कोई संस्था भी नहीं थी। इन्हीं सबों ने कुछ दिक्कत को देखते हुए उनसे छुटकारा पाने के लिए लोगों ने प्राकृतिक अवस्था का त्याग कर दिया और क्या करते हैं? सामाजिक समझौता करते हैं। सामाजिक समझौता। अब ये सामाजिक प्राकृतिक अवस्था छोड़ दिया, सामाजिक समझौता किया। और यह गौर करेंगे, ये जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जो तीन गठरी बताता है, तीन जो अधिकार हैं, इसको छोड़ते नहीं, प्राकृतिक अवस्था को छोड़ते हैं, प्राकृतिक अधिकारों को नहीं छोड़ते, बल्कि प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षा के लिए ही सामाजिक समझौता करते हैं। ये कई बार सवाल पूछा गया है, क्या प्राकृतिक अवस्था को छोड़ देते हैं? यस। क्या प्राकृतिक अधिकार को छोड़ देते हैं? नो। प्राकृतिक अधिकार को नहीं छोड़ते, लेकर के आते, बल्कि उन्हीं सुरक्षा के लिए सामाजिक समझौता करते हैं। इस प्रकार से वर्णन करता है। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि जब ये सामाजिक समझौता करते हैं तो कैसे उत्पत्ति होती है। सामाजिक समझौता किया तो राज्य की उत्पत्ति हुई। जिस प्रकार से हाब्स ने कहा सामाजिक समझौता किया तो राज्य की उत्पत्ति हुई, राज्य को कॉमनवेल्थ कहता है हाब्स। और यहां पर राज्य न करके बल्कि ट्रस्ट, ट्रस्ट शब्द का प्रयोग करता है। लाख कहता ट्रस्ट, यानी सिविल समाज की स्थापना होती है। सिविल समाज की स्थापना सामाजिक समझौते द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहां पर जो जनता है ये समझौता करती है और ये राज्य का निर्माण होता है, ट्रस्ट का निर्माण होता है। इस प्रकार से आप विधायिका कह सकते हैं इसको। विधायिका का भी कार्य करेगी ट्रस्ट, यानी सरकार का भी काम करेगी ये ट्रस्ट। ये देखिए जनता है, इसको आज के दृष्टिकोण से देखेंगे खूब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जनता ने मिल करके सामाजिक समझौता किया तो देश की उत्पत्ति हुई, राज्य की उत्पत्ति हुई। और वो बोलता है ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी विधायिका के रूप में कार्य करे, लेकिन विधायिका में जो जाएंगे निर्वाचन होगा। आज भी देखिए जनता क्या करती है, चुन करके विधायिका में भेजती है, सरकार बनाती है। अब वहां पर ये और बताता है क्या कि यहां पर रहेगा राज्य, वो क्षमा चाह रहा हूं, राजा, राजा जो शासन करेगा। तो लाख कहता है दो समझौता हुआ। पहले समझौते द्वारा
सरकार की उत्पत्ति, क्षमा चाहो, राज की उत्पत्ति होती है, ट्रस्ट की उत्पत्ति होती है। और दूसरा समझौता होता है ट्रस्ट और राजा के मध्य, यानी विधायिका और राजा के मध्य। ला कहता है कि जनता और राजा के मध्य समझौता नहीं होता। क्यों नहीं होता? ला कहता है कि जनता के बराबर हम राजा को नहीं रखना चाहते, राजा को अधीन रखना चाहते। किसके? जनता के। जबकि हाब्स में क्या था, हम लोगों ने देखा था कि राजा के अधीन जनता थी, राजा के अधीन जनता थी। ला कहता नहीं, जनता के अधीन राजा रहेगा। इसीलिए जनता और राजा का भी समझौता नहीं होता है, ट्रस्ट और राजा का भी समझौता होता है। कहते हैं ट्रस्ट यानी विधायिका अगर ये व्यक्ति को राजा बना देगी, अगर ये नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, जैसा नियम कानून बनाया गया उस हिसाब से काम नहीं करेगा, तो समाज को अधिकार, जनता के अधिकार है क्या, इस राजा को हटा दे, ए को हटा दे, बी को बैठा दे। और बी भी सही काम नहीं करेगा तो सी को बैठा देगा। इस प्रकार से दूसरा समझौता तोड़ा जा सकता है। तो ये राजा कंट्रोल कहां से हो रहा है? जनता से भी और विधायिका से भी कंट्रोल हो रहा है। आज भी आप लोग देखेंगे जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो विधायिका कंट्रोल करती है, अब विधायिका में जो सदस्य जानते हैं जनता कंट्रोल करती है। एक लोकतांत्रिक मूल्यों का समायोजन है, एक परिष्करण है। आज पूरे विश्व में देखें लोकतांत्रिक मूल्य बहाल होते चले जा रहे हैं, अब पूंजीवाद का विकास होते चला जा रहा है। तो ये वैल्यू रखता है लॉ का जो कंसेप्ट है। आज भी देखेंगे तो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, तो कहीं न कहीं पुट ये समाहित है। हालांकि आगे चलकर किसको और परिचित करता है? रूसो। यहां पर हम लोग लाख देख रहे हैं तो उसी के हिसाब से देखेंगे। अब उसमें कई पॉइंट्स बनते हैं। अब यहां देखिए क्या समझौते में राजा भागीदार है? यस, समझौता दो पक्षीय। अगर हम लोग हाउस में देख रहे थे तो समझौते में राजा भागीदार नहीं था। समझौता क्या सीमित है? यस, यहां समझौता असीमित था, असीमित शक्ति थी, निरंकुश था। यहां का राजा निरंकुश नहीं है, यहां का राजा सीमित है। और देखे कई पॉइंट्स निकल के आते हैं, जहां तक कि समझौता को उपरांत राज्य संस्था मानवीय सहमत, यानी मानवीय सहमत के उपरांत उत्पन्न हुआ, प्राकृतिक अवस्था को छोड़ के सिविल सोसाइटी में प्रवेश करता है। ये राज की उत्पत्ति सहमत से है, राजा की उत्पत्ति क्या? मानवीय सहमत से है। अगर राजा ठीक कार्य नहीं करेगा तो प्रजा उसको हटा देगी। प्रजा को विद्रोह का भी अधिकार है, जबकि हाउस में विद्रोह का अधिकार प्रजा को नहीं दिया था। इस प्रकार से राजनीतिक अधिकार प्राप्त है लॉ के अनुसार जनता के पास। अगर हाउस में देखते हैं तो राजनीतिक अधिकार जनता के पास प्राप्त नहीं था। इस तरीके से जो हाउस का राजा है मर्यादित राजा है, संवैधानिक राजा है। और क्या निकल के आता है? यहां पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों शक्तियों का स्रोत राजा रहा है। अगर यहां पर आते हैं तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों अलग अलग शक्तियां हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर्स है। सेपरेशन ऑफ पावर्स होने से क्या होता है? जनता के अधिकारों की सुरक्षा होती है। राजा, सरकार तानाशाही नहीं हो सकते। और जनता के पास अधिकार होने के कारण, जनता का महत्व समझने के कारण जो इंग्लैंड में क्रांति हुई थी, जिसको 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति बोलते हैं, रक्तहीन क्रांति बोलते हैं, उसका लॉक ने समर्थन किया था। जब क्रांति की बात करते हैं तो हाब्स ने कभी भी क्रांति का समर्थन नहीं किया है। सच बताया जाए तो दुनिया का कोई विद्वान हो, कहीं न कहीं उसके व्यक्तिगत विचार भी सामने आते हैं। कैसे? अगर हाब्स की बात करें तो राजाओं द्वारा संरक्षण प्राप्त था तो राजा के विरुद्ध नहीं जा सकता, जबकि ये जनता के लिए काम करता था, जनता के लिए, तो जनता की शक्ति ये ज्यादा देता है। इसी की जो वहां की गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति हुई थी 1688 को, उसकी सराहना किया था। और क्या करता है कि सरकार को समाज के अधीन रखना चाहता हूं मैं, निरंकुश नहीं बनाना चाहता। सरकार के अंगों का निरूपण करता है, अंतिम शक्ति जनता के पास रखना चाहता है, रखा भी है। और एक पहलू पर विचार करते हैं
जो राज की उत्पत्ति होती है, चाहे वो हाफ्स में हो या लाख में हो। कई बार सवाल पूछे गए हैं कि हाफ्स और लाख, यानी हाफ्स की बात करें, राज्य को साध्य मानता है कि साधन मानता है। जब राजा निरंकुश है तो आप कह सकते हैं कि साध्य नहीं, हाफ्स भी राज्य को साधन ही माना है, क्योंकि सामाजिक समझौता आत्मरक्षा चाहती है, और लाख भी राज्य को साधन ही माना है। याद रखेंगे, साध्य नहीं माना है। और अगर हम बात करते हैं, हाफ्स एक समझौते की बात करता है, लाख दो समझौते की बात करता है। हाफ्स कहता समझौता नहीं तोड़ा जा सकता, लाख कहता समझौता तोड़ा जा सकता है, लेकिन पहला वाला समझौता नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि पहला वाला समझौता तोड़ेंगे तो प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे और प्राकृतिक अवस्था में नहीं जा सकते। ये दूसरा वाला समझौता तोड़ा जा सकता है। कौन? जो राजा से किया गया है कि इस नियम कानून के अधीन ही तुमको कार्य करना है, तुम अपना नियम नहीं बनाओगे, तुम केवल लागू करोगे, अगर सही कार्य नहीं करोगे तो तुमको हटा दिया जाएगा। इसलिए दो समझौता की बात करता है और दूसरा समझौता तोड़ा जा सकता है। हाफ्स अंतिम शक्ति राजा में रखता है और लाख अंतिम शक्ति जनता में रखता है। हाफ्स कानून को कहता है, हाफ्स कानून को चुप रहना चाहिए, क्योंकि कानून कहां से निकलता है? राजा से निकलता है। राजा की आवाज ही कानून है, राजा का आदेश ही कानून है। कहता कानून को चुप रहना चाहिए। बहुत बार कोटेशन पूछे गए हैं, कानून को चुप रहना चाहिए। किसका कोटेशन हुआ? हाफ्स का। और लाख कहता है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। शासन किसका होगा? रूल ऑफ लॉ का होगा, कानून का शासन होगा, राजा का शासन नहीं होगा। हाउस में क्या था? राजा का शासन होगा। ये भी सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, क्या कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। किसका कोटेशन हुआ? लॉ का कॉन्सेप्ट है, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाफ्स का राजा तरासा हो जाता है। जबकि हम लाख की राजा की बात करते हैं तो ये मर्यादित राजा है। हाफ्स का राजा वैधानिक संप्रभु हो जाता है, और यहां पर राजनीतिक संप्रभु की बात किया जाता है। राजनीतिक संप्रभुता, राजनीतिक शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। वैधानिक संप्रभुता हाउस में कहा? राजा के पास है। यहां पर इसके सिद्धांत की भी आलोचना हुई, जितने विद्वान आए सबकी आलोचना हुई, तो इसकी आलोचना क्यों न हो? क्या आलोचना है? इसकी आलोचना यह कहा जाता है कि जब प्राकृतिक अधिकारों की बात किया जाता है तो सबसे पहले आलोचना करने आता है बेंथम। उसने प्राकृतिक अधिकारों का बकवास कहता है बकवास है प्राकृतिक अधिकार। वो तो सामाजिक समझौते को ही बकवास कहता है। कहता प्राकृतिक अवस्था में जब कोई संस्था थी ही नहीं तो इस प्रकार के अधिकार कौन देगा? यहां पर उसकी आलोचना होती है। मैं बता दूं, कई बार सवाल पूछे गए हैं। लाख के अनुसार क्रम जोड़ने के लिए दे दिया जाता है। क्या क्रम? जैसे सिविल समाज दे दिया जाएगा, विकल्प में दिया रहेगा, सामाजिक अनुबंध दे दिया जाएगा, सरकार दे दिया जाएगा, नैसर्गिक अधिकार दिया जाएगा, प्राकृतिक अवस्था दे दिया जाएगा। उसको सजाने के लिए दे दिया जाता है। और लड़के बहुत बार गलत कर देते हैं। तो जब इस प्रकार के सवाल आए, और कई बार आ चुके हैं, उसको कैसे सजाएंगे? सबसे पहले नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार रखिएगा, उसके बाद प्राकृतिक अवस्था रखेंगे, फिर सामाजिक अनुबंध रखेंगे, फिर सिविल समाज रखेंगे, फिर सरकार रखेंगे। इसको कैसे तैयार करेंगे? इसको एक उदाहरण से देखिए। सबसे पहले क्या रखता? आप कहेंगे प्राकृतिक अधिकार होना चाहिए। लाख कहता नहीं, प्राकृतिक अधिकार से, मैं क्षमा चाह रहा हूं, प्राकृतिक अवस्था से पहले प्राकृतिक अधिकार थे। कैसे प्राकृतिक अधिकार थे? एक उदाहरण से देखिए। जब मां के पेट में दूसरा बच्चा आता है तो लोग कहने लगते हैं, किसके? जो बच्चा पैदा हो चुका है, बड़ा हो चुका है, कि तुम्हारा भागीदार आ रहा है। इसका मतलब पैदा नहीं हुआ, अभी मां के पेट में है, लेकिन अधिकार उसका हो गया। लोग कहने लगते हैं, क्या अधिकारों की बात कर ले आप, तुम्हारा हिस्सा बट जाएगा। ऐसे आप कॉन्सेप्ट रखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी क्या सही क्या गलत अलग है, लेकिन सवाल आपको हल करना है। तो लाख का सवाल कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आप प्राकृतिक अधिकारों की बात करेंगे। बच्चा पैदा हो गया, अब आ गया प्राकृतिक अवस्था में। प्राकृतिक अवस्था में कुछ दिक्कतें थी, कुछ असुविधाएं, तो उसको छोड़ता है, सामाजिक समझौता करता है। सामाजिक समझौता जिसको बोलते हैं सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध के बाद सिविल समाज की स्थापना होती है। सिविल समाज,
सिविल समाज के बाद सरकार की स्थापना होती है। इस प्रकार से आप उसको सजा देंगे। जहां तक कि इसके महत्व की बात है, कई बार मेंस में लिखने के लिए आ जाता है, प्रीलिम्स में तो आते हैं, वनडे वाला जो परीक्षा देते हैं इस प्रकार का, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, हायर जो भी देते हैं यहाँ भी आते रहते हैं, मेंस भी आ जाते हैं। इसके महत्व की बात की जाती है, इसके राजनीतिक अधिकारों के महत्व की बात की जाती है। तो यही से आप राजनीतिक अधिकार निकालेंगे कि इसके विचारों प्रभाव कहाँ पड़ा। अमेरिका के ऊपर सबसे पहला पड़ा। अमेरिकी की जो स्वतंत्रता घोषणा पत्र है उसमें जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुभूति की बात किया जाता है। आज देख रहे हैं अमेरिका सुखानुभूति की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की बात करता है। तो लाक के विचारों का प्रभाव सबसे पहले कहाँ पड़ता है? अमेरिका के ऊपर पड़ता है। आज आप देख रहे हैं अमेरिका का प्रभाव लगभग पूरे विश्व की तरफ पड़ रहा है। अमेरिका लोकतांत्रिक मूल्य है, अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था है, लाख पूंजीवाद का एक समर्थन करता है, व्यक्तिवादी है, उदारवादी है। ये भी सवाल कई बार पूछे गए हैं। लाख उदारवाद का जनक है, लाख व्यक्तिवाद का जनक है। अमेरिका किस पर जोर देता है? व्यक्तिवाद पर जोर देता है, उदारवाद पर जोर देता है, पूंजीवाद पर जोर देता है। आज पूरा विश्व किधर मुड़ रहा है? पूंजीवाद तरफ जा रहा है, राजनीतिक अधिकारों तरफ जा रहा है, संपत्ति को ज्यादा महत्व दे रहा है, विश्व वैल्यू बढ़ रही है। इसलिए लाख का जो एक कॉन्सेप्ट है न सिर्फ एक सीमित दायरा रखता है, बल्कि आज के संदर्भ में भी विश्व में एक व्यापक वो अवधारणा रखता है। इसलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। हाफ्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, उसकी जो कमियां थी लाक ने गिनाया और उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट दिया। और इसमें जो कमियां गिनाएगा, कौन गिनाएगा? रूसो गिनाएगा। क्या कमियां दिखाता है इन लोगों का, फिर अपना कॉन्सेप्ट देता है। उसको अगले वाले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।